हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जाई बॉडीज़ के बारे में। तो आज इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो इनमें नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, और ये है हमारी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बारे में एक चीज़ आपने सुनी होगी कि हम इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स जो सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे बैग्स हैं सेल के अंदर। तो जानते हैं कि सुसाइड कब करते हैं और मेन फंक्शन जो इनका क्या होता है। देखो, सबसे पहले इनकी शेप की बात करते हैं तो इनकी शेप होती है स्फेरिकल। वैसे तो आपको सर्कुलर दिखेगी डायग्राम में, लेकिन एक्चुअल में क्या है, 3D शेप है और ये स्फेरिकल इन शेप है। और इसके अंदर होते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन बनाता है? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हैं हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये मेम्ब्रेन है जो ये क्या है, एक वैक्यूल है, सॉरी वेसिकल है, वैक्यूल, एक वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। जो ये वैक्यूल है ये किसका पार्ट था? गोल्जाई अपरेटस का या फिर गोल्जाई बॉडी का। और जो इसके अंदर एंजाइम्स है ये पार्ट थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि सारा का सारा जो लाइसोसोम है किससे मिलके बना है? गोल्जाई बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इनका पीएच होता है स्टूडेंट्स 4.5 से 5 तक, जो इनका पीएच है। अब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये काम करते हैं डाइजेशन का। किसका काम करते हैं स्टूडेंट्स? डाइजेशन का। डाइजेशन होता क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इन सिंपल वंस। यानी कि जो कोई बिगर मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल को एंजाइमेटिक एक्टिविटी से हम क्या करते हैं, स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, उसका ब्रेकडाउन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब ये डाइजेशन किस किस की करेगा? एक तो करेगा ऑर्गेनिक मैटर की, ऑर्गेनिक मैटर की, साथ ही अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर एंटर करता है तो उनकी क्या कर देगा? डाइजेशन कर देगा, ब्रेकडाउन कर देगा, उनको क्या कर देगा? डेड बना देगा। तो ये जो हमारा लाइसोसोम है ये क्या करवाएगा? डाइजेशन करवाएगा। किसकी? ऑर्गेनिक मटेरियल की भी और जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनकी भी। जैसे आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वगैरह जब सेल के अंदर एंटर करता है तो उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा? लाइसोसोम अटैक कर देगा। लाइसोसोम क्या करेगा? उसको अपने अंदर एंगल्फ कर लेगा, और एंगल्फ करने के बाद जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये इसको क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात, अगर कोई सेल ऑर्गेनेली है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, जो सेल ऑर्गेनेलीज है काम नहीं कर रही, तो उसको भी क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। दूसरा, सेल के अंदर जितनी भी डेब्रीज है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, वो सारे के सारे को क्या करता है? डाइजेस्ट करके उसको क्या करता है? एंड अप कर देता है। तो जो वेस्ट मटेरियल है इसको भी क्या करता है? रिमूव करता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है जो उसको, उसके तहत ये क्या करता है? काम करता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल है इसको रिमूव करने का काम करता है। आपके घर में आपकी मदर किसका काम करते हैं भाई? जो सारा जो हाउस कीपिंग का है उसका काम करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाउस मेकर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो लाइसोसोम है इसका एक नाम और है सेलुलर हाउस मेकर। मैंने कल बताया था ना, लाइसोसोम थोड़ा नाराज चल रहा है। वो बोलता है कि मैं सेल की डाइजेशन कर देता हूँ, कई बार सुसाइड कर लेता हूँ, तो मेरे को सुसाइडल बैग बोल दिया, लेकिन मैं हर रोज क्या करता हूँ? इतना सारा काम करता हूँ, इसलिए मेरे को हाउस मेकर के नाम से कोई नहीं जानता, सब किसी के नाम से जानते हैं? सुसाइडल बैग के नाम से। अब सुसाइडल बैग हम इसको क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स? जब सेल जो है माल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है, जो सेल है, सेल का जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो क्या करता है? अपने आप को क्या कर देता है? ब्रस्ट कर देता है। किसके अंदर? सेल के अंदर। जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे सेल में फैल जाते हैं और सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो जब सेल में माल फंक्शनिंग करता है तो क्या कराता है? ये सेल को सुसाइड कराता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल
बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको सुसाइडल बैग। तो देखो जो लाइसोसोम है स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, उनका काम है डाइजेशन। पीएच है इनका 4.5 to 5, ठीक है। उसके बाद जो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है डाइजेशन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का और फॉरेन पार्टिकल जो भी इसके अंदर सेल के अंदर एंटर करता है उसका। साथ ही क्या करता है वेस्ट मैनेजमेंट करता है, वेस्ट जो भी वेस्ट होता है सेल का उसको क्या करता है मैनेज करने का काम करता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं सेल हाउस मेकर या फिर सेल हाउस कीपर, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो बोलते हैं। साथ ही क्या करता है डाइजेशन, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें जब सेल जो है काम करना बंद कर देता है, सेल की जो फंक्शनिंग है इम्प्रॉपर हो जाती है या फिर सेल मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो जो ये लाइसोसोम है क्या करता है ब्रस्ट करता है और पूरे के पूरे सेल को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो दो नाम आपको इसके याद रखने, एक सुसाइडल बैग और एक क्या रखना आपको सेलुलर हाउस मेकर। तो ये था हमारा लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हाँ, और ये मिलके किससे बनता है? गोल्जाई बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये दोनों मिलके क्या करते हैं एक लाइसोसोम को क्या करते हैं कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। फंक्शन इसके हो गए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम और डाइजेशन, ये दो फंक्शंस हैं इसके, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स जब भी हम माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में एक बात आती होगी पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या आता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जब भी हम नाम बोलते हैं तो पहली ही चीज हमारे माइंड में आती है पावर हाउस। किसका? सेल का, ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ ए सेल क्यों बोला जाता है स्टूडेंट इसको? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को। किस फॉर्म में करता है? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स कि हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी है वो किसका बाई प्रोडक्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वर्किंग करता है तभी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी से हम जो है सारे के सारे फंक्शंस हैं जो थ्रू आउट द लाइफ क्या करते हैं अपने उनको परफॉर्म कर पाते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कल भी मैंने आपको एक और हाँ कल नहीं करी, आज करेंगे इसके बाद जो नेक्स्ट है। सिर्फ दो ही ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड है, एक हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और एक इससे नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी प्लास्टिड। जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है यानी कि इसके अंदर क्या है? दो मेम्ब्रेन है, ठीक है, दो मेम्ब्रेन है। और इसकी शेप है, जो शेप कैसी होती है इसकी? या तो होगा ये डिस्क शेप्ड या फिर कैसा होगा ये सर्कुलर, सॉरी ओवल, ओवल सर्कुलर सिमिलर सी शेप होती है, बस हल्का सा डिफरेंस होता है इनमें। तो स्टूडेंट्स इसका डायग्राम नोट करते हैं और डायग्राम से ही आगे की जो है स्टडी करते हैं इसकी। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन। क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और जो इसके इनसाइड है ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। जो स्टूडेंट्स इनर मेम्ब्रेन है इसकी, इसके अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं, लाइक मैंने जो बना दिए हैं ऐसे ऐसे। इसके अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फोल्ड्स होते हैं। हाँ, जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस है और पोरस है, और जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या है? कुछ फोल्ड्स हैं। और फोल्ड्स किस लिए हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। देखिए एक लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। आप अगर इसकी लेंथ मेजर करें, अगर हम इसको सीधा करें तो इसकी लेंथ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। किस लेंथ से? इसकी लेंथ से। तो इसीलिए जो इनर मेम्ब्रेन है इनवेजिनेट हो गई है, और इनवेजिनेट होकर जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं इनको बोलते हैं क्रिस्टे, इनको बोलते हैं क्रिस्टे। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ कहीं होता है इसका एक डीएनए। क्या होता है? इसका खुद का डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है इसके अंदर, इसका अपना खुद का डीएनए।
डीएनए खुद का है, साथ ही इसके पास क्या है स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स। क्या है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, ये राइबोसोम्स हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं। ऐसे सारी की सारी जो मेम्ब्रेन है, थ्रू आउट द मेम्ब्रेन जो है ये पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और इन पार्टिकल्स को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीसोम्स। तो देखिए ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद इसके अंदर जो ये ब्लैक डॉटेड स्ट्रक्चर है ये क्या है, राइबोसोम्स। उसके बाद जो ये सर्कुलर पार्ट है ये क्या है, इसका डीएनए। क्या है ये, डीएनए। और ये जो पार्टिकल्स हैं जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर लाई कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, या फिर बोलते हैं इसको ऑक्सीसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। ठीक है, पार्टिकल्स हैं जो F1 0 पार्टिकल्स हैं, ये इनर मेम्ब्रेन पे थ्रू आउट द जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखो जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी है इसकी, पोरस है। कैसी है, पोरस है। बस आपको इतना याद करना है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, पोरस है। सिंपली जो आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी इसकी, पोरस होगी। और जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, इन फोल्ड्स होते हैं, इन फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रिस्टे बोलते हैं। और ये किस चीज़ के लिए क्रिस्टे, इन फोल्ड्स हैं जो ये टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती होगी। यहाँ पे क्या होगी हमारी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि स्टूडेंट्स जो हमने ऑक्सीजन इनहेल की है, इनहेल होने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी, सेल के अंदर पहुँचेगी ब्लड के थ्रू, और सेल में जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगी। ऐसे ही जो फूड है, फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमुलेट होगा, और थ्रू आउट द बॉडी सेल्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, आके कहाँ मिलेंगे, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में आके मिलेंगे, और वहाँ पे आके क्या लगेगी, आग लगेगी। जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा। ऑक्सीडेशन फूड का होगा, उसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और साथ ही एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वहाँ से लिबरेट होते हैं, और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, राइबोसोम्स हैं, तो राइबोसोम्स क्या प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोटीन। क्या बनाएंगे, प्रोटीन। प्रोटीन भी है, इसके पास खुद का डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। ऑर्गेनेली। क्या है स्टूडेंट्स, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, जिसके पास अपना डीएनए होता है, वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकता है, अपने जेनेटिक मैटेरियल को क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, प्रोटीन अपना सिंथेसाइज कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस। लेकिन इसके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन काम किसकी मर्जी से करता है, न्यूक्लियस की मर्जी से। कंट्रोल एंड कमांड कहाँ से होती है इसकी, न्यूक्लियस के पास। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस। चीज़ें सारी हैं, जैसे आपके घर पे बाइक खड़ी है, एक गाड़ी भी खड़ी होगी, लेकिन चाबी किसके पास है, पिताजी के पास, है ना। पापा के पास चाबी है, तो चाबी तो लेके आनी पड़ेगी, देंगे तभी चला सकते हो ना उसको। ऐसे ही इसके पास भी सब है, गाड़ी घोड़ा है, सब है, लेकिन चलाएगा कब, जब किसकी परमिशन होगी, न्यूक्लियस की। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये आए हमारे F1 पार्टिकल्स, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीसोम्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम। ये किस में हेल्प करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं F1 एंड F0 पार्टिकल्स। आपसे क्वेश्चन आता है कि F1 एंड F0 पार्टिकल्स कहाँ होते हैं,
F1 पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? आपके मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, और इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीसोम्स बोलते हैं। क्या है इनका दूसरा नाम? ऑक्सीसोम्स। ठीक है, तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें एक चीज़ हो रहा है, ये हमें कहाँ से मिलता है? हमारी मदर से मिलता है। किससे मिलता है भाई? मदर से मिलता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, कैसी इनहेरिटेंस है इसकी? मैटरनल इनहेरिटेंस। यानी कि स्टूडेंट्स, जो हमारे शरीर में ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी लेवल है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपकी मदर के एनर्जी लेवल पे। हमारी मदर का जो एनर्जी लेवल होगा, वही एनर्जी लेवल किसका होगा? हमारा होगा। ठीक है, अभी एक बार जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, हाँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, डायग्राम का। हाँ, तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। किसका? ऑफ फूड। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा तो क्या होगा? इस हमारे पास जो क्या थी? ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस क्या लिबरेट होगी? एटीपी। क्या लिबरेट होगी? एटीपी। एटीपी लिबरेट करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? पावर हाउस ऑफ द सेल। और एटीपी क्या है? हमारी बॉडी की क्या है? एनर्जी करेंसी। जैसे हम जब कुछ सामान लेने जाते हैं तो हमारी करेंसी क्या है? रुपी है ना, आपको पैसा बोलते हैं। ऐसे ही जो सेल को जब कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए इसको क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पे क्या खर्च करता है? ये एटीपी खर्च करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ट्रांसपोर्टेशन है जो सेल के अक्रॉस कैसी होती है? दो टाइप की होती है, एक एक्टिव, एक पैसिव। पैसिव में आप विदाउट एनर्जी कंजप्शन जा सकते हैं, लेकिन जब एक्टिव होती है तो आपको क्या करती है? एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है, और एनर्जी किस फॉर्म में होगी? वो एटीपी की फॉर्म में होगी। और एटीपी की फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है ये? एटीपी की फुल फॉर्म। जैसे ही हम एटीपी मॉलिक्यूल को लिबरेट करते हैं तो क्या होता है? इसमें से फॉस्फेट टूटते निकलते रहते हैं। एटीपी से एक फॉस्फेट निकाल लेंगे, ट्राई से क्या बन जाएगा? डाई। यानी कि उसके बाद क्या बनेगा? एडीपी। फिर उसके बाद क्या बनेगा? एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे फॉस्फेट टूटती रहेगी और एनर्जी इसमें से निकलती रहेगी, तो इसीलिए हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं एक बार पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने किया है। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और एनर्जी वो कहाँ से आती है? सेलुलर रेस्पिरेशन से आती है। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? इनर मेम्ब्रेन पे होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनवेजिनेशन है। क्या है? इनवेजिनेशन है। और उस इनवेजिनेशन, ये जो पार्ट है, इसको हमने क्या नाम दिया है? क्रिस्टे। क्या नाम दिया है? क्रिस्टे। जो क्रिस्टे है, क्रिस्टे के ऊपर F1 और F0 पार्टिकल्स होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन में। इसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं। ऑक्सीडेशन जब फूड का होता है तो क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और साथ ही क्या बनता है? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे यूज होती है हमारे आगे। और एटीपी हमारी बॉडी क्या है? एनर्जी करेंसी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। शेप की बात करते हैं तो डिस्क शेप है, या फिर हम बोल सकते हैं ये कौन सी शेप्ड है? ओवल शेप्ड है। और एक और बात आपको जो याद रखनी है वो क्या है? ये हमें अपनी मदर से मिलता है। साथ ही इसके अंदर जो डीएनए है, इसका खुद का डीएनए, खुद के राइबोसोम्स है, यानी कि ये अपना जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली जो बोलते हैं, रेप्लिकेशन की जो है ये पावर रखता है। इसीलिए स्टूडेंट्स हम बोलते हैं इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं हम प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करनी है ऑर्गनली, वो है हमारी प्लास्टिड। जो प्लास्टिड है स्टूडेंट्स, ये केवल प्लांट सेल्स में मिलता है, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। कुछ प्रोटिस्ट्स हैं उनके अंदर भी मिलता है, कुछ एल्गी हैं उनके अंदर भी मिलता है, लेकिन ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं मिलता। आप लोगों ने सुना होगा ज़रूर क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल भी प्लास्टिड्स का ही एक पार्ट है।
ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ही क्या है, पौधे क्या है, प्लांट्स क्या है, अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। किस में एब्सेंट होता है ये, एनिमल सेल में। एनिमल सेल्स में एब्सेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है। तो ये प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स एंड प्रोटिस्ट्स। प्रोटिस्ट्स जो प्रोटिस्टा है, कंप्लीट फाइलम है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा अप टू नेक्स्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो टिश्यू है। टिश्यू के बाद क्या करेंगे, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें किंगडम प्लांटी भी और किंगडम प्रोटिस्टा भी हम जो है डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। 5 के 5 किंगडम है जो कि विटेकर ने दिया था, 5 का किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको हम बड़ी डिटेल्स में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है और प्रोटिस्टा और एनिमल्स में प्लांट्स में क्या है, प्रेजेंट है। अब जो प्लास्टिड है ये भी एक क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरी बात, इसका भी खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, एंड इसके पास भी क्या होते हैं, अपने राइबोसोम्स होते हैं। जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, सर्कुलर होता है। आपके अंदर जो डीएनए है वो कैसा है, सर्कुलर है क्या, नहीं सर्कुलर नहीं है, वो कैसा है, डबल हेलिक्स है। जैसे आपकी मम्मी जी की चोटी होती है ना, ऐसे सेम ऐसे ही चोटी की तरह डबल हेलिक्स होते हैं। इसमें 2 हेलिक्स होते हैं, वो आपस में क्या है, रोल किए हुए होते हैं। ठीक है, ये हमारा डीएनए है, जबकि इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है डीएनए इनका। ठीक है, कुछ इस टाइप का सर्कुलर डीएनए जो है इनमें मिलता है। ठीक है, अब एक और हमने अभी भी पढ़ी थी जिसके अंदर क्या है, डबल मेम्ब्रेन भी है और खुद का डीएनए भी है। वो कौन सी थी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो याद रखना है कि 2 ऑर्गेनेल्स ऐसी हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी हैं और जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम्स भी है। डीएनए और राइबोसोम्स हैं तो इससे क्या अंडरस्टूड है बात कि क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स दोनों की दोनों क्या है, सेमी ऑटोनोमस है। इनका जो मेन फंक्शन है प्लास्टिड्स का वो क्या है, प्रोवाइड कलर टू द प्लांट। क्या करती है, कलर प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट को। देखो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और क्या करती है, कलर प्रोवाइड करती है। प्लांट का जो भी कलर होता है वो किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स, प्लास्टिड्स की वजह से होता है। ठीक है, अब कैसा कलर प्रोवाइड करता है, इसी के बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड जो है हमारे पास निकल के आते हैं यहाँ से, वो कौन से हैं, अब लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में देखो, नंबर 1 है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम कलरलेस प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड। जबकि दूसरा है, ये है क्रोमोप्लास्ट। कुछ बुक्स 3 टाइप्स का लिखती हैं इसको, वो क्लोरोप्लास्ट को भी इंक्लूड करती हैं। क्या करती हैं, क्लोरोप्लास्ट को भी एक 3rd टाइप देते हैं। देखो अगर जो प्लास्टिड है कलरलेस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट है। क्या है, कलरलेस है। अगर वो कलर्ड है
वो कलर्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्रोमोप्लास्ट बोलेंगे। क्रोमो मीन्स होता है कलर, और कलर्ड होता है तो हम उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और अगर उसका कोई कलर नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। जो ये ल्यूकोप्लास्ट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। मीन्स टू से जब कोई भी एक ऑर्गनली है सेल की, कोई भी मतलब पार्ट है, प्लांट पार्ट, उसका अगर कलर नहीं है तो हम उसको किस में काउंट करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट में। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो उसके अंदर क्या आता है, कलर आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम किस में इंक्लूड करना शुरू करते हैं, क्रोमोप्लास्ट में। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके फंक्शंस क्या है, क्या करता है स्टूडेंट्स, ये मेन फंक्शन है इसका स्टोरेज। क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज किसकी करेगा, स्टोरेज ऑफ फूड। अब जो ये स्टोरेज करता है इसके बेसिस पे हम इसको फर्दर जो है डिवाइड करते हैं। जैसे जब ये स्टोरेज किसकी करता है, प्रोटीन की करता है, प्रोटीन की करेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोटीन की स्टोरेज कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। ऐसे ही अगर ये स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसको बोलते हैं हम अमाइलोप्लास्ट। ठीक है, तो क्या करेगा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट सब की स्टोरेज करेगा। प्रोटीन की स्टोरेज करता है तो बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, और जो कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज करता है तो इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। जो एल्यूरो है, एल्यूरोन वर्ड यूज करते हैं हम प्रोटीन के लिए। जैसे जो आपका वीट का सीड होता है, एक वीट का सीड आपने देखा है, उसके ऊपर हल्की सी एक लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। और वीट के अंदर जो हमें प्रोटीन मिलता है वो उसी लेयर से मिलता है। कौन सी लेयर से, एल्यूरोन लेयर। तो एल्यूरो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन के लिए। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट है, कलरलेस प्लास्टिड है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या है, स्टोरेज करना। स्टोरेज करता है प्रोटीन की तो इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, और अगर कार्बोहाइड्रेट की करता है तो इसको बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। ये चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब मैं इसको रब करता हूँ और डिस्कस करते हैं हम क्रोमोप्लास्ट को। क्रोमोप्लास्ट, एक कोई भी अगर कलर प्रेजेंट है, कोई भी अगर कलर प्रेजेंट है किसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट है, जैसा दिखेगा वैसा ही इसका नाम होगा। अगर ये दिखता है ग्रीन, कैसा दिखता है स्टूडेंट्स, ग्रीन, ग्रीन है तो हम इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर ये दिखता है ब्राउन तो हम इसको बोलते हैं फियोप्लास्ट। अगर ये दिखता है रेड तो हम इसको बोलते हैं रोडोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन है तो क्लोरोप्लास्ट, ब्राउन है तो फियोप्लास्ट, और अगर रेड है तो रोडोप्लास्ट। ठीक है, ये तीनों नाम हम किसको देते हैं, क्रोमोप्लास्ट को, बेस्ड ऑन देयर कलर। कलर के बेस पे जो है हम इसको नाम देते हैं। ये हमारे ज़्यादा काम के नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ब्राउन कलर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेड है तो उसको क्या बोलते हैं। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का कलर जो होता है ग्रीन, और ग्रीन किसकी वजह से होता है, ये क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ही है जो किस में हेल्प करता है, फूड की प्रिपरेशन में। फूड कौन सी प्रोसेस से होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 10th क्लास में, फोटोसिंथेसिस और सारे के सारे जो प्लांट मैकेनिज्म है वो सारे के सारे हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस है क्लोरोफिल की वजह से ही हो पाती है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है, और क्लोरोफिल कैसा कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है एक प्लांट को। तो स्ट्रक्चर है जो क्लोरोफिल का वो इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। तो स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल।
प्लास्टिड्स क्या है स्टूडेंट्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। तो हम इसकी 2 मेम्ब्रेन जो है बना देते हैं, ठीक है। प्लास्टिड के अंदर एक कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ, जिसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड्स। ठीक है, जो इसका मैट्रिक्स है, ये सारा एरिया जिसके अंदर थाइलाकोइड्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा के अंदर ये जो थाइलाकोइड्स हैं अटैच्ड होते हैं किससे, स्ट्रोमा लैमिले से। हो सकता है कि ये आपस में भी एक दूसरे से अटैच्ड हों, लेकिन मेम्ब्रेन से ज़रूर अटैच होते हैं। उसके बाद जो ये थाइलाकोइड्स है, थाइलाकोइड्स की ये जो सिंगल यूनिट है, ये सिर्फ जो इतनी यूनिट है, ये वाली यूनिट इसकी, ये यूनिट, इसको हम बोलते हैं ग्रेना। और इसी ग्रेना के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। ग्रीन कलर जो पिगमेंट है हमारा, वो यहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, तो डीएनए बनाते हैं हम, ठीक है। ये हो गया इसका डीएनए। उसके बाद इसके क्या होते हैं, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स को, ठीक है। तो ये है हमारे क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, सॉरी जो क्लोरोप्लास्ट है कंप्लीट उसका स्ट्रक्चर। ये है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रोमा। तो ये जो स्टिक्स हैं, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे जो मेम्ब्रेन से और किससे, थाइलाकोइड से अटैच्ड है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमा लैमिले। जो कंप्लीट यूनिट है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स थाइलाकोइड्स। इसकी जो सिंगल यूनिट है थाइलाकोइड की, उसको हम बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। ये जो ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये हैं इसके राइबोसोम्स। और ये ग्रीन कलर में क्या है इसका, डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है कंप्लीट जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में आपने देखा जो इसके पास क्या है, डीएनए है, और डीएनए कैसा है, सर्कुलर है। साथ ही क्या है, राइबोसोम्स है। ये दोनों इसको क्या करते हैं, एक सेमी ऑटोनोमस दर्जा देते हैं। सेमी ऑटोनोमस जो है कहलाता है ये इसकी वजह से। अब ये जो थाइलाकोइड्स हैं एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड हैं, और साथ ही मेम्ब्रेन से अटैच हैं। मेम्ब्रेन से किससे अटैच है, स्ट्रोमा लैमिले से। जो इसका मैट्रिक्स है, कंप्लीट मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। जो ये कोन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये कंप्लीट जो सेट है इसका, कंप्लीट सेट को हम बोलते हैं थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड की एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं ग्रेना। थाइलाकोइड की एक सिंगल यूनिट क्या बोलते हैं, ग्रेना। और इसी के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल। जो ग्रेना है, ग्रेना के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है, कंप्लीट फोटोसिंथेसिस आपका 2 पार्ट में होता है, एक लाइट रिएक्शन होती है और एक डार्क रिएक्शन होती है। और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर आपकी क्या, कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन बने कि नेम द साइट फॉर डार्क रिएक्शंस, तो आप क्या बोलोगे, स्ट्रोमा। नेम द साइट फॉर लाइट रिएक्शंस, आपका आंसर क्या होगा, ग्रेना। ग्रेना को ग्रेनम भी लिखते हैं हम। ग्रेनम कब लिखते हैं, जब मोर देन 1 ग्रेना की हम बात करते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आए कि सेल के अंदर जो क्लोरोफिल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ग्रेनम के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है ये कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ये स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स ये था ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है वो है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट।
वैक्यूल्स है और आगे का जो बचा हुआ रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़े अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।